जिस दिन वो पूरे हुए, मैं बोला हमारा बाप गया, हमारे बाप गए। एक दिन क्या हुआ, वहाँ जब इलेक्शन हो रही थी, 3 दिन के चावल पुरान नहीं तैयार बनाए हुए, लोग बोला सब खाने को कुछ है नहीं इधर। बोला तो ये क्या पड़ा हुआ है, टोकरी में थे वो बासी चावल। हाँ बासी चावल, वो कपड़ा दिया हुआ था उनके ऊपर। बोला ये क्या है, बोला ये सब चावल हैं 2-3 दिन के हैं। बोला लाओ लाओ, साइंटिस्ट था वो, काशीराम साहब साइंटिस्ट थे भाई। उन्हें बोला लाओ लाओ, उन्हें देखा, खाया, ऐसे रख के खाया। बोला नहीं ये तो बहुत अच्छे है, खा गया वो, सारे खाने लग गए उसको, मैं भी खाने लग गया, मैंने भी खाया। फिर वो उनमें वो जादू था, उनके जैसा तो कोई मुझे मुश्किल है, लग रहा है कोई मिलेगा हमारे समाज को। आंसू आ रहे हैं अभी इसमें उनके जीवन की। अगर मैं कहानी आपको शुरू से बताऊं ना, उनके साथ हुआ क्या क्या है, तो आप हैरान रह जाओगे कि हाँ डोगरा साहब बिल्कुल आप सही बोल रहे, जो हुआ उनके साथ। माँ पूरी हो गई उनकी। मैसेज आया, बोला यहाँ हजारों लोगों की माएँ जो हैं वो पूरी हो रही, मेरी होगी तो क्या होगा। अगर आप भी चाहते हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की आवाज़ ऐसे ही उठाता रहे, आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाए, जो खबरें आपकी सरकार तक नहीं पहुंच रही, जो मुद्दे नहीं पहुंच रहे, उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें। हर महीने 50 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचाएं, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आपकी आवाज़ बना रहे। साथियों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, बात है बहुजन राजनीति की। बहुजन राजनीति की बात हो तो कांशीराम साहब की बात ना हो, साहिब कांशीराम साहब की बात ना हो तो ये बात अधूरी रहती है। बहुजन समाज को राजनीति की ओर कैसे लेकर के गए कांशीराम, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के अंदर कांशीराम साहब दस्तक किस तरीके से दिया करते थे, और वो क्या चाहते थे जम्मू कश्मीर के अंदर, और उन लोगों के साथ उस समय जो लोग चल रहे थे, राजनीति में भाग ले रहे थे, उस वक्त की तस्वीर क्या थी। जब कांशीराम साहब जम्मू कश्मीर की धरती पर आया करते थे, पूरे भारत में उनका नाम उस वक्त राजनीति में चर्चा में था। तो हमारे साथ इस वक्त अमरनाथ डोगरा हैं, जो आर्मी से रिटायर्ड हुए, और रिटायर्ड आने के बाद साहिब कांशीराम जी के साथ जुड़ गए। और जुड़ने का कारण क्या था, ये जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर उस वक्त क्या थी। बहुत बहुत स्वागत है सर। जम्मू कश्मीर में उस दौरान हमारे समाज की हालत बहुत खस्ता थी, बहुत इन्होंने सहा, बहुत देर तक सहते रहे। लेकिन साहब श्री कांशीराम जी के आने के बाद यहाँ पर एक नई रोशनी की किरण हमें नज़र आई। वो कैसे नज़र आई कि 1981 की ये बात है, जब वो यहाँ हमारे कंजवानी तालाब के गांव कंजवानी में यहाँ एक मीटिंग करने के लिए आए हमारे एससी समाज के लोगों के साथ। तो जब ये लोग सब बातचीत कर रहे थे, तो वहाँ पर जिसने एक लड़का था, वो भी एक्स सर्विसमैन था, फौजी था, जिसका नाम सांजी राम था। तो उसने सुन करके वहाँ से वो मेरे यहाँ आया, मेरी दुकान पे। यहाँ मैंने छोटा सा एक चाय का ढाबा, जैसे जहाँ खाने पीने का छोटा मोटा ढाबा मैंने शुरू कर दिया था। मैंने आकर के, मैं ऐसे वेकेंट नहीं बैठा फौज में आने के बाद में, और मैंने कुछ ना कुछ करना पसंद किया कि चलो जी यहाँ अभी आकर के क्या गुजर बसर कैसे होगी हमारी। तो उसके बारे में मैंने अपना ये सोच करके वो शुरू किया हुआ था। वो यहाँ आकर के बैठा, मैंने बोला भी लड़के को चाय बनाओ भाई, एक सांजी राम जी को पिलाओ, फौजी साहब आए हैं हमारे। तो उसने चाय बना करके दी, तो वो बोलता है, डोगरा साहब मैंने आज बड़ी ख़ास चीज़ देखी है। मैं बोला क्या देखा है आपने? बोलता है बम सब, उसको नहीं मालूम था, बम सब। मैं बोला बम? बोला बिल्कुल बड़ा बम है। मैं बोला है? अरे क्या ऐसी क्या चीज़ है? मैं बोला, बोलता है जी वो एक साहब आए हुए हैं कांशीराम साहब, उनकी मीटिंग हो रही थी, मैंने सुनी है
और वो बम है, बहुत बड़ा बम, बम सब, उसको नहीं तब तक मालूम था कि बम सैफ है, बम सैफ है। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन का कोई संचालन हो रहा है हमारे समाज में, तो हमारे लोगों के लिए। तो इसमें बोलता है कि वो भाई देखने वाली बात है। जब तक मैं वहाँ पहुँचा तब तक वो वहाँ मीटिंग ख़त्म हो गई थी। सो खैर मैंने बाद में फिर नज़र रखी कि भाई जब कभी भी आते हैं तो हम ज़रूर उनके दर्शन करना चाहेंगे। अच्छा, उससे पहले आप कांशीराम साहब के बारे में सुन चुके थे, उनकी चर्चा होती थी जम्मू? नहीं, वो थी कहीं 78 में कभी आए थे वो, शायद उससे भी पहले आए होंगे। बट दैट टाइम आई वाज इन द आर्मी, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, नो दिस स्टोरी। बट जब मेरी समझ में ये चीज़ आई कि कोई ना कोई तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मिशन को लेके आगे चलना चाह रहा है और चल रहा है और धूम धमाके से चल रहा है, तो मेरी समझ में ये बात आई। मैंने उसी दिन से साहब श्री कांशीराम साहब का दामन थाम लिया। दामन थाम लिया कि मतलब हम उनके हो लिए। फिर उसके बाद में हमने ये शुरू कर दिया कि बाम साहब में जल्द ही मेरे को कोई एक नौकरी मिल गई अडॉक बेस पे। मैंने सेंसस ऑपरेशन डिपार्टमेंट में मैंने ज्वाइन कर लिया एज ए LDC ज्वाइन करने के बाद मैं वो जुड़ गया, मतलब बाम साहब के साथ। बाम साहब थे बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के साथ मैं जुड़ गया। उसमें क्या होता था कि तब हम 10 रुपये महीने के जो है कंट्रीब्यूशन करा करते थे, देते थे। तो उसके हमारे कंट्रीब्यूशन डाल करके कुछ हमने एक ऑफिस बना लिया चांदनगर में, बाम साहब ऑफिस बना लिया। जब हम सब एम्प्लॉय जितने हुआ करते थे, किस सन की बात? ये 1982 की बात है, 1981-2 की बात है। मतलब 81 में आपके 23 तक की बात है। 81 में आपके पास ये मैसेज पहुंचा कि कोई बाम सेफ करके संगठन है जिसे कांशीराम जी चला रहे हैं। जी। उसके बाद आपने ये फैसला कर लिया हाँ जी। कि मुझे कांशीराम साहब के साथ ताउम्र चलना है। बिल्कुल चलना है। जब ये ऐसा सब कुछ देखने में आया तो मैंने जब यहाँ प्रोग्राम शुरू कर दिए, हमने वहाँ ऑफिस रख लिया और सारे एम्प्लॉइज़ को लिस्ट बना करके हमने तैयार कर करके अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है सबका यहाँ कहाँ है सबका पता करके उनको हमने एकजुट करने के लिए एक ऑफिस ले लिया चांदनगर में किराए का। वहाँ वो मास्टर जी थे अभी धर्मपाल जी, उनके पास ही उनके वहाँ एक ऑफिस ले लिया हमने, शायद उन्हीं का था वो। तो वहाँ पर हमने शुरू कर दिया अपना ये प्रचार बाम साहब का। फिर वो हमने जो उसके कैडर कैंप किए, अटेंड किए। पहले हमने खुद सीखा कि इसमें क्या क्या है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे इसको अमल में लाया जाएगा, कैसे इनको अपने लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो हमने वहाँ पर बैठ करके रोज़ाना शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ डिस्कस चलती थी हमारी। और जब भी किसी हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ कोई बेइंसाफ़ी कहीं देखी जाती थी तो हम लोग एकदम इकट्ठे हो जाते थे, मतलब एक आवाज़ पर। तब ये मोबाइल वगैरह नहीं थे, तब फ़ोन भी बहुत कम लोगों के पास थे, जो लैंडलाइन फ़ोन जो थे। तो हमने वहाँ पर शाम को इकट्ठे होकर के अपने प्लानिंग कर लेनी कि कल सब जने फलाने डिपार्टमेंट में डायरेक्टर को जाके घेरेंगे। अच्छा, मैसेज कैसे पहुंचाया जाता था कि कल सब ने इकट्ठे होना है? शाम को जो इकट्ठे होते थे वहाँ पर, अच्छा, डेली इकट्ठे हुए? डेली जितने मुलाजिम जम्मू के थे, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो यहाँ काम करते थे, वो सब पहुँच जाते थे वहाँ पर। 20, 30, 40, 50 ऐसे पहुँच जाते थे वहाँ पर। तो हम जिस ऑफिस में चले जाते थे, डक्के की चोट पर जा करके हम उसका इलाज करते थे, उस डायरेक्टर का, उसका IAS का, ऑफिसर का। हम इनको बख्शते नहीं थे। तब तक आपकी एक बार की घटना है, घटना क्या, दुर्घटना ही समझो, जो घटना समझो उसको। अब क्या हुआ कि एक हमारा प्रिंसिपल था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, भगत नाम था, भगत करके था वो। तो उसकी कहीं ट्रांसफ़र कर दी तो बोला जी मेरी तो ट्रांसफ़र गलत कर दी है इन्होंने, ये कर दिया। और वो शर्मा साहब थे डायरेक्टर जो थे उनके, वो मिनी सेक्रेटरीट में बैठते थे। और उनका सरदार जी एक बहुत लंबा चौड़ा उनका PA था, जो पर्सनल सेक्रेटरी था। उसको हमने अलग से बंद कर दिया उसके कमरे में, और इसको कमरे में अंदर बंद होकर के कुंडा लिया चढ़ा, और टेलीफोन के हमने तार दिए खींच कि कर बेटे क्या करता है तू, अब बता। और उसका टेबल उठा करके है मारा, उसके ट्रांसफ़र करनी है इसकी। उसी वक्त आर्डर करवा करके लेके आए थे, जब हमारा संगठन इतना तगड़ा था उस वक्त। अच्छा, उस वक्त तक आपकी कांशीराम साहब से मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी?
हैं? कांशीराम साहब से तब तक आप मिल चुके थे? नहीं, मैं नहीं मिल चुका था तब तक, नहीं। जब वो आए ना, आते रहते थे गायब गए। उनसे बिना मिले आपके अंदर इतना जोश? जोश आ गया। हम सामाजिक लोग हैं, हम कट्टर लोग हैं, हम क्यों पीछे हटेंगे? जब हमें राइट का पता चलता है, ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में तो बहुत देर में सुना है। मैं जब महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र के लोगों से पूछिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, इनको इतना अभी नॉलेज नहीं है लोगों को। मैं बताऊं आपको, मैं वहाँ देखता था, वहाँ लेजिम से बाबा साहब का पहले झांकी निकाली जाती थी, लेजिम चलता था, ढोल ढमक्के चलते थे वहाँ पर पूरे सिटीज़ में। मैं अमन नगर में था तब, तो मैं एक दिन वहाँ कटिंग करवा रहा था किसी टेलर बार्बर के पास बाहर जा कर के, तो सदर बाज़ार में मैं कटिंग करवा रहा था, तो वो ढोल ढमक्के बजते बजते आ गए भाई। अब मैं देखा भाई ये क्या है, मैंने वहाँ से पता किया कि ये क्या है। वैसे तो मैं जानता था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, 1954 में वो हमारे जम्मू में आए थे, और उसी दौरान बाबू जगजीवन राम जी वो आए थे, बाबू जगजीवन राम जी भी उसी दौरान आए थे। तो इनके लिए हम यहाँ गेट बनाते थे, यहाँ जब निकलते थे इसी रोड से हम, ये सेवड़ा गाँव है, यहाँ से केले के दरख्त काट के लाते थे और ड्रम लेकर के उनमें पत्थर भर के उनमें डाल के दोनों तरफ। मैं उसमें 7 साल का था, 7 साल का। मेरे पिताजी प्रजा परिषद के नाम की एक पार्टी तैयार की थी, उसमें सरदार प्यारा सिंह, माशा नार सिंह और बाबू मिल्खी राम और ये सब लोग थे। तो उसके बाद में ये जब ये प्रजा परिषद की आपने बात की है, हाँ, आपके पिताजी प्रजा परिषद के साथ थे, माशा नार सिंह जी थे और प्यारा सिंह जी थे, आपने नाम लिया। हाँ, और कई लोग थे, ये मतलब अमरनाथ जी, हाँ, अमरनाथ जी, जिन्होंने हमारे रिजर्वेशन के लिए, भगत अमरनाथ जी। लेकिन ये लोग जब थे में ये उसके साथ जुड़े हुए थे। हाँ जी। लेकिन आप अचानक से, मतलब आपके पिताजी ने उस पार्टी को टाइम दिया, समय दिया, लेकिन आप कांशीराम की ओर क्यों प्रभावित हुए? नहीं साहब, श्री कांशीराम जी की जब हम आइडियोलॉजी हमने जब देखी, बाबा साहब की जो उनकी नक्शे कदम पे चलना चाह रहे हैं, तो हमें तो आएगा ही आएगा उसमें ये कि हाँ भाई हम भी इनके साथ हो लें। अच्छा, एक दौर था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब इस दुनिया को छोड़ चुके थे जी, उसके बाद मूवमेंट में थोड़ी कमी आई थी कांशीराम साहब के आने, इस मूवमेंट को चलाने से पहले। हाँ, यस, डेफिनेटली यस, आई थी, जिसको कि इन्होंने जिंदा करा फिर बाद में कांशीराम साहब ने। ये सारी देन आज कांशीराम साहब की है, जो हमारा समाज इतना आगे बढ़ा है और यहाँ तक पहुँचा है। और आज आपकी पहली मुलाकात कांशीराम साहब से कब हुई और पहली मुलाकात में क्या बात हुई? पहली मुलाकात मेरी उनके साथ 1982 में हुई, जब वो यहाँ ये जम्मू में यहाँ बहुत बड़ा समागम हुआ था परेड ग्राउंड में। तो जब वो वहाँ आए, जब हमने उनकी पूरी बात सुनी, तो हमें पता चला कि हाँ, ही इज़ द राइट पर्सन हु कैन लीड द कम्युनिटी, हु कैन लीड द इंडियंस। भारत के जो लोग हैं, जो दबे कुचले और जिनको मतलब कि बिल्कुल दूसरे दर्जे का शहरी भी मानने पर ये लोग तैयार नहीं थे, तो उस वक़्त की ये बात है। तो फिर हम उनके साथ हो लिए। अच्छा, कांशीराम साहब ने जब पहला भाषण दिया था, आपने सुना था वो भाषण, क्या कहा था उन्होंने? सुना ही नहीं था, हम रात रात लगे रहे थे उनकी आवागमन पर। वो पूरे झंडियाँ बंडियाँ जो मतलब जिसका डेकोरेशन जो करनी थी सारी परेड ग्राउंड की, पूरी रात भर। एक लड़का मेरे साथ वहाँ का था, MES में था, वो लखनऊ अखनूर से था, और 2 बंदे 3-4 और थे। हम लोग सारी रात वो अपने बैनर ये लगाते रहे, इश्तहार लगाते रहे, बैनर लगाते रहे और वो झंडियाँ लगाते रहे वहाँ रात भर। 3 बजे तक हमने काम किया। उसके बाद कितने बजे कांशीराम साहब यहाँ पर पहुँचे थे? वो सही में मेरे को उसका ये अभी पता नहीं, याद नहीं, क्योंकि वो आते थे तो हमारा यहाँ होटल है बिलो गुमट, वो अभी उसका नाम मुझे नहीं आ रहा है, वो उस चांदनगर में ही है वो।
हाँ वहाँ रुकते थे वो वहाँ करके। जब और फिर हमें कहाँ इतने मिलने देते थे, मतलब हम तो नए नए ये थे ना, ये लोग 78 से चल रहे थे कहीं, तो इनकी ज़्यादा बुकत थी उस वक्त। कौन लोग चल रहे थे? अरे भाई क्या बताएं, जिन्होंने ये इसका यहाँ ये जनाजा निकाला है अभी पार्टी का हमारा, वो आपसे पहले चल? हाँ वो हमारे से पहले चल रहे थे। जब हमने इनमें कमियां देखी तो हमने इनका किनारा कशी कर लिया हमने इनसे। जब मैं लखनऊ जाने का मौका मिला मेरे को और मेरे छोटे भाई को देवराज, श्रीमान जी हम गए वहाँ पे, हमने वहाँ तब बहन जी चीफ मिनिस्टर नहीं थी, तो हमने कहा चलो आए हुए हैं तो चलो मिल के चलते हैं यार, आए तो हैं तो बात रखते हैं, कोई मिल देखते हैं क्या बोलेंगे। तो गए हम, तो वहाँ पहले तो सिक्योरिटी जो थी उन्होंने बोला कि हाँ मिल लेंगे, अंदर बात करी मैं बहन जी से, तो बोला यहाँ मिल लेंगे। इस टॉपिक पे बाद में आएंगे, बात करेंगे। मैं फ़िलहाल अभी कांशीराम साहब पे बात कर रहा हूँ। जी जब फर्स्ट टाइम कांशीराम साहब आए, वो मंच पर जब मंच पर आए तो आते ही जो भाषण दिया था, उस भाषण में क्या बात कही थी? उस भाषण में जो कहा था उन्होंने कि हमारा समाज जो है ये दबा कुचला समाज है, इसके उत्थान के लिए हमें कुछ करना होगा। ये कहा? हाँ हमें कुछ करना होगा, तो ये करना जो है ऐसे नहीं होगा, हमें इसके लिए एकजुट होने की ज़रूरत है, जिसमें कि हमें बैकवर्ड्स क्लासेस को और माइनॉरिटीज़ को और शेड्यूल्ड कास्ट को और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जोड़ना होगा, और इनको जोड़ करके इनका संगठन बना करके आगे बढ़ना होगा। तो उसी तरीके से हम लोग चले, जैसे जैसे हमको आदेश आते गए। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ फिर बहुजन संगठन एक मायापुरी दिल्ली से शुरू हुआ, तो उसके बाद में मैं तो 83 में तो वहाँ चला गया था दिल्ली में ही, वहाँ करोल बाग में रेगरपुरा में वहाँ पे ऑफिस था, वहाँ जा कर के मैं वहाँ रात को ड्यूटी करता था उसकी सर गंगाराम हॉस्पिटल में। तो वहाँ से मैं दिन में आकर के मेरा काम मेरे को साहब ने दिया हुआ था कि आपने जितने पेपर्स आते हैं जिसमें मैंने बॉक्स किया होता है उन सबको काट काट के आपने वाइट पेपर के लगा करके एक फाइलें तैयार करनी है अलग अलग, ये फाइल में लगाते रहना है। मेरा वो काम था, मैं पढ़ता भी था और वो ये भी करता था कि साहब किस किस चीज़ को चाहते हैं, क्या मांगते हैं, तो मैं उनको कर करके मैं उसमें फाइलिंग करता रहता था। कांशीराम साहब से आपने बताया कि मैं उनके साथ में था। जी जी। तो क्या बात हुआ करती थी, वो क्या बात करते थे? वहाँ पर ऑफिस में तो वो थोड़ी रहते थे, एक कमरा, एक मतलब कोठी ली हुई थी, कोठी मतलब एक फ्लैट लिया हुआ था करोल बाग में ही, वहाँ पर ये विश्राम करा करते थे। बात क्या होती थी, आपके साथ बात होती थी उनकी? बात होती थी। क्या बातें किया करते थे? कितने चिंतक? कभी आता था इधर, तो ये तुलसीदास क्या करता था कि वो कोई यूपी से आगे मुसलमान वो कपड़ा लेके आते थे, कोई कहीं से आते थे, तो उनको अपने समाज के नाम से जोड़ते थे, इधर तो अपने किराए में रखते थे उनको और उनके कमीशन लेते थे उनसे। इधर सुनो ये हमारे लोग हैं जी, ये हमारे यूपी से आए हैं जी, फलाना है ढमकाना है, ये इनका काम था, यहाँ धंधा था ये। मैं इन चीज़ों में भरोसा नहीं रखता, यकीन नहीं रखता, ऐसे लोगों को मैं नकारता हूँ। ऐसे जो अपने समाज के नहीं अपने हुए वो किसी के नहीं हो सकते, ये भूलना नहीं है। इन लोगों ने फिर बीच में क्या हुआ कि हमारे पार्टी का जब नामीकरण हुआ तब भी मैं दिल्ली में था, जब पहले DS4 हुआ तो तब मैं नहीं था, जब ये हुआ तो मैं वहीं था। नहीं, मेरा सवाल है कि आप कांशीराम साहब के साथ होते थे जी, कांशीराम साहब आपके साथ चर्चा करते थे, बात होती थी, और क्या बातें किया करते बात थे? ये है कि मैं जब इधर आया तो इधर मुझे पता चला कि ये हुआ, तो फिर हाँ मैंने फिर जाकर रिपोर्टिंग किया। मैं बोला साहब आपने तो उधर वो बनाए हुए हैं जो अपने कार्यकर्ता जो मतलब उच्च कोटि के जो हैं, वो तो उनका ये काम कर रहे हैं। मैं बोला वो तो कपड़ा बेचने जाते हैं, जो आते हैं उनके साथ चले जाते हैं, उधर कपड़ा बिकवा करके आते हैं। बोलता उसको बोलो ये अगर ये बिजनेस करना है तो उसी बिजनेस में रहे। साहब बोला था कांशीराम साहब ने मेरे से, बोला उनको बोलना मैं नहीं, मैं बताऊंगा उसको, मैं बोलूँगा। मैं बोला ये कर रहे हैं वहाँ पर, कहाँ काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पर। मैं बोला जो यहाँ चल रहा है, जो यूपी में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, वो नहीं हो रहा है वहाँ पे। पंजाब में जो हो रहा है वो नहीं हो रहा है वहाँ पे। उसी दौरान एक चीज़ और है, साहब कांशीराम जो थे जी, किन लोगों को पसंद करते थे, किन से मिलना पसंद करते थे, और जिन लोगों से नहीं मिलना चाहते थे
वो क्या साइन होता था, वो कैसे उन लोगों को दरकिनार कर दिया करते थे और कैसे मिलते थे? उनकी दृष्टि जो थी इतनी टॉप की दृष्टि थी कि वो आदमी को मस्तक देख के स्कैन कर लेते थे, पढ़ लेते थे वो, और फिर उसको उसी के ढंग से उसके साथ व्यवहार किया जाता था, उसी के साथ ऐसा बातचीत की जाती थी उतने तक की। ये नहीं कि उसको कोई खास ना, उसको समझ आते थे वो कि इसके मन में क्या है, ये क्या कहना चाहता है। इतना उनका दृष्टि विजन था, जो दृष्टि मतलब विजन, वही मैं बोल रहा हूँ। मतलब उनका वो उससे उतनी ही बात करते थे जिससे जितनी बात करनी। हाँ, बस फालतू नहीं उनसे। हाँ, ज़्यादा बात किससे करते थे और ज़्यादा मिलना उनका किससे हुआ? ज़्यादा मिलना अभी क्या है कि हर एक स्टेट से लोग वहाँ आते रहते थे, तो उनसे भी बातचीत करते रहते थे। कभी किसी स्टेट में इलेक्शन हो रही है, कभी किसी स्टेट में इलेक्शन हो रही है, कभी किसी स्टेट में इलेक्शन हो रही है, तो उनको ये रहता था। और प्लानिंग में ज़्यादा भरोसा रखते थे, यकीन रखते थे। वो पहले प्लानिंग करते थे, उसके बाद में एक्शन करते थे। जो आज नहीं हो रहा। जो आज नहीं हो रहा है, आज कैसे होगा? मैं खा पी करके घर में सो जाऊं तो क्या समाज जाग जाएगा? ये समाज तो डंडे मारने से नहीं जगने वाला है। फिर आप कैसे इसको समझ सकते हो कि हाँ जी ये समाज जो है ये जाग जाएगा? जब भाई जो जर्नल ही जो है जिसके पीछे हमने चलना है वो ही नहीं बोलता है कुछ, तो हम बताओ क्या करें उसमें? बाकी दुनिया क्या करेगी? घर का जो मुखिया है उसी को पता नहीं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। टाइम टू टाइम उसने ये कुछ ना कुछ बताते रहना चाहिए समाज को ना, नहीं क्या? तो वो सिर्फ ये है कि हाँ भाई इलेक्शन आई, यूपी की इलेक्शन हुई थी, आपने देखा क्या हाल हुआ वहाँ पे? क्या हुआ था मालूम है? ये एटीएम जो क्या ईवीएम वगैरह जो है वो तो सेकेंडरी आइटम, ओके, लेकिन ये लास्ट तक लोगों के उसमें बोली नहीं, कहीं जलसा नहीं किया, कहीं जुलूस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हारने के कारण तो वही है मेन। व्हाट वाज द रीजन? वी वुड लाइक टू नो दैट। व्हाट इज दैट? व्हाट वाज दैट? नोबडी नोज इट। एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ दिस थिंग एंड द पीपल्स आर सेइंग, लोग कह रहे हैं अभी कि हाँ ये ऐसा। अभी कोई देखो, मेरी बात सुनो, हमारे जम्मू कश्मीर में इतना इन्फ्लुएंस था, यहाँ पे हो सकता था, सब कुछ हो सकता था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे लोग जो हैं दबे हुए नहीं थे इतने। क्यों नहीं दबे हुए थे? क्योंकि ये हमारी जो स्टेट है मोहम्मडन मेजॉरिटी होने की वजह से हमारे लोगों पे इतना दबाव नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग इसको पूरे इंडिया में टॉप पे ला सकते थे। अच्छा, एक सवाल मेरा और है जी कि साहब कांशीराम, जी, मैंने सुना है, पढ़ा है कि वो बड़ी बड़ी रैलियों में यकीन नहीं रखते थे। जहाँ पर 4 लोग एकत्रित होते थे उन लोगों में जा कर के उनसे बात करना, और अगर कोई मजदूरी कर रहा होता था तो उनका इंतज़ार किया करते थे, जब वो फ्री होगा लंच टाइम में तो उनसे बात करते थे। ऐसी ऐसी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, यू आर राइट, आप सही बोल रहे हैं। उनका ऐसा ही मानना था। लेकिन साहब श्री कांशीराम साहब जो थे उनके अंदर एक चीज़ ये थी कि जुनून, जो कि ये मायावती जी जो है, मैंने क्या, मेरे को उस तरफ मत ले जाओ ना, मैं अगर चला गया तो मुझे पूरा A to Z मालूम है, कहाँ से ये पौधा खड़ा हुआ, किसने इसको सींचा, किसने इसको कैसे कहाँ पहुँचाया। वो सिर्फ साहब श्री कांशीराम साहब थे, कोई और दूसरा नहीं। मैं इनके घर में आना जाना था। इनके पिताजी ने, मैं वहाँ गाड़ी ली थी, रोड कैरियर, नई गाड़ी ली थी, 1984 की बात है। तो वो गाड़ी लेकर के मैंने वहाँ पर एक गारंटर ये थे मेरे बैंक लोन के, कौन? मायावती जी के पिताजी। अच्छा, वो PNT में थे उसमें, तो वो कहाँ नौकरी कर रहे थे। उनकी पे स्लिप लगी उसके साथ, वो गारंटर ठहरे। उनका एक भाई मायावती जी का, वो एयर इंडिया में था, उसने मेरी गारंटी दी। मैंने लोन करोल बाग में बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI से लिया। लोन लेकर के मैंने वहाँ गाड़ी चलाना शुरू की। फिर क्या हुआ कि मेरा यहाँ जो है बच्चों का जो कुछ जितना हमने दिया पैसा, वो जो था कुछ मैंने अपने पास से लगाया, कुछ लोन ले रखा था, तो वो ख़त्म किया। मेरे पास घर में डॉक्यूमेंट पड़े हैं
जो मेरे और बीच में कांशीराम साहब के बीच में साइन हुए हुए हैं एफिडेविट्स, रजिस्ट्री जिसको बोलते हैं, करके दी मैंने गाड़ी की। मैंने बोला मैं इतना बड़ा दानी नहीं हूँ, कांशीराम साहब जी मुझे माफ़ करना, ये मेरी मजबूरी है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है, मुझे वहाँ जाना ज़रूरी है। अभी बाकी बातें बाद में देखूँगा, लेकिन अभी जाना मेरा बहुत ज़रूरी है। बच्चे को मैंने सैनिक स्कूल में दाखिला करवाना था, बाकी वालों को केंद्रीय विद्यालय में करवाना था, ये सब मेरा बिगड़ रहा था, मेरे बगैर नहीं हो सकता था। तो फिर मैं बोला साहब ये आप 1000 रुपया लूँगा मैं आपसे, मैं दानी नहीं हूँ, मैं दान नहीं कर सकता हूँ। तो कांशीराम साहब बड़े खुश हुए, वो मेरे साथ गए वहाँ रजिस्ट्री करवाने के लिए। रजिस्ट्री करवा करके वहाँ दोनों के हमारे साइन हुए। मेरे पास अभी भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो। मैं उस चीज़ पर यकीन रखता हूँ जो जिसका प्रूफ आपके पास है। हवा में बात नहीं। कोई मेरे को चैलेंज करके बताए, मैं बोलूँगा, बताऊँगा उसको। हाँ, ये बहन जी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में शायद आप सबको नहीं इतना मालूम होगा। हाँ, पत्रकार हैं आप तो हो भी सकता है, लेकिन जितना मैं बीच में जाके देखा है ना, मुझे मालूम है क्या है अंदर, हकीकत क्या है। देखिए, इन्होंने LLB किया, ओके, हिंदी में थे, इंग्लिश में नहीं थे, यूपी स्टेट में थे। LLB की है इनने। LLB करने के बाद इनको छोटी मोटी नौकरी क्या बोलते हैं वो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्राइमरी स्कूल में इनको टीचरी मिल गई। LLB किया प्राइमरी स्कूल में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल में टीचर। वहाँ से कांशीराम साहब ने इस लड़की को उठाया। उन्होंने एक दो बार प्रोग्राम किए तो उसमें वो बोली, वहाँ तो वो बोला कि ये तो अच्छा, घर तक जाते थे और फिर वो आपस में मतलब काफ़ी मेल मिला। वहाँ पर क्या चला कि जब ये हमारा पहले बामसेफ था, बामसेफ ऑफिस से जब हमारी पार्टी का नामीकरण हुआ तो उसके बाद में क्या हुआ कि साहब का भी इंटरेस्ट जो है बामसेफ की तरफ से कम होने लगा और पॉलिटिकल में ज़्यादा होने लगा, जिसकी वजह से मुलाजमों के ऊपर जो है काफ़ी गाज गिरने लगी। तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक सेठ साहब थे वहाँ पे, अपने समाज के लोग थे। एक प्रोफेसर था, अभी नाम मुझे उनका ये इतना बहुत पुराना दिला, तो वो इंद्रपुरी में रहता था, वो जो प्रोफेसर था। ऐसे ही वहाँ के जो बामसेफ की जो टीम थी, उन्होंने सोचा कि भाई अभी तो हमारा तो ऐसा करेंगे तो हम इधर तो हम पॉलिटिकल में हमारे को तो नौकरी जाएंगी हमारी, तो ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको हमने जिंदा रखना है बामसेफ को। तो वो DK खापड़े के उसके अंडर आकर के इन्होंने एक ऑफिस वहीं करोल बाग में इस पर ले लिया, किराए पर ले लिया वहाँ पे, और रजिस्टर करवा लिया। पता नहीं वही रजिस्ट्रेशन रही कि पता नहीं, मुझे नहीं इतना ख्याल है, लेकिन वहाँ ये हो गया। तब से ये बामसेफ जो है DK खापड़े के थ्रू वहाँ चलनी शुरू हो गई। उसके बाद में बीच में कई और आए, तो अभी बमन महेशराम जी उसको लेके चल रहे हैं और उन्होंने तो काफ़ी संगठन खड़े कर लिए हैं। मैं 87 या 90 के करीब शायद, अगर मैं गलत नहीं होऊंगा तो, क्योंकि मैंने उनके प्रोग्राम जो हैं एक तेलंगाना में 36 नेशनल लेवल का जो है कन्वेंशन में गया हुआ था। मेरे को एज ए चीफ क्या बोलते हैं, एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया हुआ था उन्होंने। तो मैं वहाँ गया, मुझे 10 मिनट का टाइम दिया उन्होंने। तो वहाँ पर जो मैं लफ्ज़ बोले थे 2019 दिसंबर में, 27 दिसंबर को शायद मेरा नंबर था, 9 बजे रात को, 8:45 बजे, तो दुनिया ऐसे सुन रही थी। जब मैं बोला तो 10 मिनट के फालतू तो देते नहीं थे। जो लफ्ज़ मैंने तब बोले थे कि ये लुटेरे हैं, ये लूटो हैं, ये लूट के यहाँ से चले जाएंगे, और वो श्रीमान मोदी जी ने बोल दिया कि हमारा क्या है, हम तो झोला उठाएंगे और चल देंगे। ये बात आप कह चुके थे। मैं बोला ये भाग जाएंगे, ये लूट करके अपना माल यहाँ से मार करके भाग जाएंगे, और भागेंगे ये बता रहा हूँ मैं। अभी भी कुछ तो भगा दिए इन्होंने, 10-15 लोग तो उन्होंने भगा दिए। और ये बताओ कि जिन लोगों का स्विट्जरलैंड में अकाउंट्स थे उससे पहले वो कहाँ गए, और जो काला धन था वो कहाँ गया।
अच्छा नहीं, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, है ना। मैं आखिरी सवाल है मेरा, आप क्या समझते हैं कि कांशीराम साहब की दो बातें, जी उनसे ज़िंदगी में कोई गलती हुई, एक ये, और दूसरा ये कि कांशीराम साहब का एक सपना था वो साकार हुआ या नहीं हुआ? आपकी बात जो है बिल्कुल दुरुस्त है कि उसके बाद उनसे कोई गलती हुई है ऐसी? हुई। क्या गलती? यस, वो जो सतीश मिश्रा जी थे, आईएएस कैडर से वो संबंधोष हुए थे शायद, मेरे को पता नहीं है पक्का ये तो, लेकिन उसको जो इन्होंने इंटरप्ट किया इसमें पार्टी में, वो इसीलिए किया गया था उसको कि ये सारा भट्टा गोल करेगा, और वो कर दिया उसने, हो गया। ये बड़ी गलती। ओ यस, दिस वाज द बिग मिस्टेक। लेकिन करते भी क्या, कांशीराम साहब क्या करते बताइए, उनके बस की क्या चीज़ थी? उनको इतने बोलते थे वो, उनके कान में प्रॉब्लम हो गई थी। मैं गंगाराम हॉस्पिटल में था उस वक्त, वहाँ एडमिट करवा करके उनका वहाँ ट्रीटमेंट हुआ था, जस्ट अमेजन। उसके बाद मायावती जी के ब्रदर संजय सेंट्रल सेक्रेटरी में काम करता था, उसकी एक्सीडेंट हो गया स्कूटर से, और वो ये निकल गया था ये, हाँ, और उसको भी वहाँ एडमिट करवा करके वहाँ उसका ट्रीटमेंट हुआ। श्रीमान जी, मैं गया मिलने के लिए, मुझे वहाँ बहन जी ने बोला, पहले बोला मिल लेंगे, फिर यहाँ फ़ोन करके पूछा, दर्शन थापा है एक, वो नया नया आया था रिटायरमेंट पे, तो उसको तो इसने बोला कि बोल दो, वो तो आता ही नहीं है इधर, हमारे ऑफिस में है ही नहीं, कौन क्या है ये वो। तो बाद में अंदर से जवाब आया, आज नहीं फिर कभी मिल लेंगे, फिर कभी आके मिलना। मतलब पार्टी के वफादार लोग जो कांशीराम साहब के साथ चला करते थे, उन लोगों को साइडलाइन कर दिया, इग्नोर कर दिया। जो करप्ट थे वो बीच में रह गए, जो सही थे पुराने लोग, उनमें से तो आधे तो मर ही गए हैं बेचारे। मैं बताता हूँ आपको, भगत ठाकरदास जी, संतराम जी, वो ऐसे कई लोग मतलब जो हैं बीच में हमारे नहीं रहे हैं अभी, समझ में आया ना। ये मेरी आंखों देखी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें। जो दिलो जान से काम करते थे उन लोगों को इग्नोर किया गया, जो इस चीज़ को पहचानते थे, इसकी मालूम था कि ये होने वाला है, ये होगा, तो वो हो रहा है। अच्छा, इन्होंने यहाँ सौदेबाजी की है, कश्यप ने आके यहाँ सौदेबाजी की है। ये बड़ा इल्ज़ाम है। बिल्कुल है, मैं बताता हूँ ना, कल कोई एविडेंस मांग लेगा। ये है हमारा कृष्णलाल है थापा, ये यहाँ कंजवानी में ही है, दूर नहीं है। इसके यहाँ आकर के बैठते थे, खाना पाना खाता था, ये किशन ऐसे ऐसे रोटी पकाता था, तवे पे फेंकता था, बोला साहब ये जो बंदा आया ना इससे मिलेगा, हाँ, ये चलता था यहाँ पर। पार्टी को तो डुबोने वाले ये लोग हैं, डुबोया इन्होंने यार, ठीक ढंग से डुबोया है। हमारे 5 एक बार हमारे ये बने थे एमएलए यहाँ से, आपको भी शायद ज्ञात होगी ये बात। तो फिर क्या हो गया, फिर क्या हुआ? अगर 5 एक बार तो दूसरी बार 10 क्यों नहीं बने? क्या हुआ कि इनकी टांगें खींचने के लिए उनको दूसरी पार्टियों से आना शुरू हो गया, इनकम बिकना शुरू। हाँ, सोर्स ऑफ इनकम, खुद नहीं, मतलब वहाँ से इसको चलने नहीं देना। अभी आपने ये होता था कि ये चीज़ आगे नहीं चलनी चाहिए। आपको देखने से ये लगता है, जब पहली बार लोग देखेंगे आज आपको, तो लोगों को लगेगा कि कांशीराम जी की कॉपी है, कांशीराम जैसे दिखते हैं, आपका चेहरा, आपका कपड़ों का स्टाइल, हेयर स्टाइल, ये साहिब कांशीराम जैसा लगता है। जी जी। तो लोग कहते तो नहीं ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको लग रहा है तो वो लगता होगा मुझे, क्योंकि मैं जब आप कांशीराम साहब के साथ जाते थे या मीटिंगों में जाते थे, लोग कहते थे कि कांशीराम जी से मिलती है। हाँ बिल्कुल कहते थे, ये छोटा भाई है, आप उनके छोटे भाई हैं। हमें तो कभी कभी धोखा हो जाता है आपको देख करके। अरे कांशीराम साहब, मैं बहन मायावती जी की इलेक्शन लड़वाने बेंगलोर में गया था, 1 महीना रहा था। हमारे जम्मू कश्मीर का एक बशर नहीं वहाँ पहुँचा, ये बोल के आए थे कि हम आ जाएंगे तनख्वाह लेकर के,
22 तारीख थी उस दिन, करोल बाग में बोल के आए थे, वहाँ गुरु रविदास मंदिर के गुरुद्वारे के वहाँ पे बैठ करके। हाँ, डिसीजन लिया गया था कि भाई जम्मू कश्मीर वालों का क्या योगदान है, यूपी में इलेक्शन हो रही है। तो बोला ये हमारा डोगरा साहब हैं इधर, ये जाएंगे, उसके बाद हम इनको रिलीव कर देंगे। मैं 1 हफ्ते की छुट्टी ले लूँगा। मैं स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में था उस वक्त, चीफ सिक्योरिटी अफसर था। मैंने छुट्टी ली 1 हफ्ते की, मैं घर जाना है, मुझे काम है ज़रूरी है करके। तो छुट्टी तो सेंक्शन हो गई मेरी। मैं चला गया वहाँ पर, कहाँ, बिजनौर में। रात बैठा ट्रेन में, वो पहुँच गया बिजनौर पहुँचा। तो वहाँ पर मेरा ड्यूटी लग गई कि आपने पूरा उर्दू जानते हैं ना आप, उर्दू और इंग्लिश में आपने राइटिंग करनी है, पूरी पोत देनी है दीवारें लोगों की। लेकिन उधर दिन में कोई पोतने नहीं देते थे। अच्छा, रात को ठंडी का दिसंबर का महीना, 1985 की बात है ये अभी की बात नहीं, 1985 की बात है। तो मेरे को क्या था कि मेरे चप्पल भी टूटे हुए ऐसे लटके, जैसे क्रिकेट की टीम नहीं चलती है ऐसे, वो पहन के, वो पैड वगैरह पहन के चलती है, ऐसे चल रहा था मैं। और डोल लेके के हाथ में 1-2 रंग था, उसमें ब्रश थे। हाँ, उससे मैं उर्दू भी लिखता जाता था। उर्दू मेरा हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया था। उर्दू से मैंने, अच्छा मुझे पता नहीं चला रात को, वो पिंक कलर का दीवारें पोती हुई थी, बड़ी फर्स्ट क्लास। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये डीसी ऑफिस है, ये डीएम का ऑफिस है। मैंने बाहर पोत दिया वो पूरा, सारे में लिख दिया। वो ऑब्जेक्शन हो गया उसका दूसरे दिन, तो वो उसको ये करना पड़ा। अच्छा, हुआ क्या, वहाँ पर मुझे एक तहसील मिल गई। उसके बाद ये काम तो करते रहे हम। रात को जब काशीराम साहब और ये सब लोग हम इकट्ठे होते थे ना, वहाँ यहाँ रहते थे बिजनौर में, सिटी में, तो मायावती को इतनी गालें पड़ती थी, ओह काशीराम साहब। हाँ, मैं सुन नहीं सकता था वो चीज़ें। है तो तेने बोलने तमीज नहीं है, बोलती पता क्या थी मेरी सभा में। अच्छा, अगर कोई ब्राह्मण, बनिया या ठाकुर बैठा है तो वो यहाँ से उठकर जा सकता है, बाद में नहीं बोलना। पेपर वाले बोलेंगे मायावती ने जहर उगला और हिंदू पीकर सो गए। क्या ये उसमें लोकल पेपर में आता था वो सब, ये हेडिंग हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो गलत बात थी ना, दैट वाज नॉट, वो एक लीडर की लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए थी। तो उसी पर से उसको गाली मिलती थी कि ये इसने बोला है। तो बोला कि ये तो नहीं होना चाहिए। हमारे भी समझ में आ रही थी, लेकिन हम बोल नहीं सकते थे ना, हम क्यों बोलते थे। उसी दौरान क्या हुआ, मुझे चांदपुर तहसील का इंचार्ज बना दिया काशीराम साहब ने, आप चांदपुर तहसील को हैंडल करोगे। अरे मैं बोला ठीक है, जैसे आपकी आदेश होंगे वो करेंगे। गए, चांदपुर दूर था वहाँ से, बास्टा, चांदपुर, वहाँ गए हम। मुझे बड़ी अचंभे वाली चीज़ एक लगी वहाँ पे कि हमारे लोगों के घरों में दरवाजे के पीछे राइफल रखी हुई है। अच्छा, 303 है, मतलब मैक्सिमम घरों में 303। यहाँ मैं गया, यहाँ मैंने देखा 303 है, और वो पूरा वो मैगजीन भरा हुआ है, और वो पीछे रखी हुई है, उसके दरवाजे के पीछे है। बादशाह में मैंने देखा, एक जगह 2 जगह और गया मैं। तो जब मैंने देखा, बोलो ये तो रहती है, हाँ ये खिलौने हैं हमारे, बच्चे हाथ नहीं लगाएंगे इसको, बोलते हाँ बच्चे नहीं हाथ लगाते इसको। ऐसी चीज़ें देखी। जी जी जी, ऐसी चीज़ें देखने को मिली। और वहाँ ये नहीं, मेरे को पूछा गया आपका नाम क्या है जी, पूछते थे ना मेरा नाम तूफान सफाया है। तूफान सफाया बन के गया था मैं। ये चीज़ होती थी, नाम चेंज करके जाना है और काम करना है, जरूरी नहीं था। पूछते थे तो मैं गोरा पूछता था, तो इधर से कश्मीर से आया, तो मैं बोला तूफान सफाया मेरा नाम है। तो वो सफाया तो है कास्ट, तूफान लगा दिया मैंने अपने पास से, तूफान सफाया बता दिया मैंने। अब वहाँ क्या है कि वहाँ क्या होता है कि वहाँ जलसा वलसा होना था वहाँ, तो त्रिमूर्ति वहाँ थी, जवाहरलाल नेहरू का, एक और 3 थे, ये त्रिमूर्ति थी। एक वो जो पहला प्रेसिडेंट था, मुझे नाम अभी नहीं आएगा उसका,
और फिर ये गांधी का, ये थी मूर्ति थी, वो चौक था। उसमें क्या किया हमारे लोगों ने, वो लगा के ना हाथी वाले वो पन्नियाँ लगा करके, तो उनके गले में बांध दी। अच्छा, जब गले में इधर से इधर गई, इधर से उधर गई, उधर से उधर गई, उधर से उधर गई, तो अब शान तो बनेगी ना, लेकिन उन लोगों को हजम नहीं हुई वो। और वो सामने कांग्रेस का ऑफिस था। त्रिमूर्ति के वो जो 3 मूर्तियां थी, उनके गले में वो लड़ियां बांध दी जिस पर हाथी, शास्त्री भी था शायद उसमें। जब वो उसमें बांधी तो उनको हजम नहीं हुई ये बात, उन्होंने कंप्लेन कर दी वो थाने में। थानेदार ने मेरे को बुला लिया, बोला साहब देखो ये आपके लोगों ने क्या किया है, इनके गले में फांसी लगा दी इन लोगों ने। उन्होंने जैसे बताया होगा वैसा उन्होंने कर। मैं बोला साहब बेवकूफ़ है, इनको पता नहीं है। मैं बोला हैं, इनको पता नहीं है क्या क्या करना चाहिए। वो मरे हुए आदमी को फांसी डाल करके हम क्यों अपने नाम लेंगे इस चीज़ को, ये खून तो हमारे नाम हो जाएगा ना फिर। नहीं 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 नहीं, मैं बोला ये गलत किया है इन्होंने, काटा इसको निकालो। मैं बोला वो हंस पड़ा वो SHO भी। SHO वहाँ क्या बोलता था एक दिन पहले, सालो शूद्रो तुम्हारी टांगें पाँव बाजू तोड़ करके यहाँ डाल देंगे तुम्हें अगर तुमने BSP को वोट डाला तो। ये SHO का तो यस DSP, हाँ। तो मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट में DSP बड़ा होता है या DM बड़ा होता है, मुझे ये बताओ मुझे। अरे तुम्हारी हिम्मत क्या है, मैं बोला ऐसा बोलने की। मैंने रात को ऑर्डर खटोला तैयार कर दिए, जितनी गाड़ी हमारे पास थी उस गांव में चले गए। माड़ी हालत थी उन लोगों की बेचारों की, मानना पड़ेगा। तो बोले गए हम रात को। मैं बोला कोई डरने की जरूरत नहीं है, PAC लगवा दी मैंने वहाँ पे, एक पूरी बटालियन वहाँ फेंक दी। मैं बोला यहाँ पर ये आई है, हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ लेटर लिख दिया उनको, मैं काशीराम साहब के साइन करवा करके भिजवा दिया। उसमें ये हुआ कि जिस गांव में 1300 वोट थे, 1350 वोट थे शायद, उसमें से 1100 वोट BSP को आया। अच्छा, एक मेरा आखिरी में सवाल है, इंटरव्यू लंबा हो जाएगा जी। मैंने सुना है कि कांशीराम साहब अपनी पार्टी के लोगों को, नेताओं को गालियां भी निकाल देते थे, कई बार जूता चप्पल भी मार देते थे। ये सच हकीकत है? बिल्कुल है। अरे भाई मैं वहाँ इलेक्शन के दौरान था। हुआ क्या कि ये हमारे लोग जो है ये कन्विंसिंग करके आते थे लोगों को, और शाम को आकर के मेरे को बोलते देखो यार वो पार्टी वाले हैं, वो मीट और शराब खा रहे हैं, वो होटलों में खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो बीड़ी का काम करते थे, बीड़ी बनाते थे, बीड़ी पत्ता से बीड़ी बनती थी वहाँ पे। मैं बोला मैं बहन जी ने क्या तैयार किया है अपने समाज को यहाँ पर, मेरे को तो उल्टी बात सुननी पड़ती थी ना। मैं बोला ये बहन जी ने आज तक किया क्या यहाँ इलेक्शन लड़ने आ गए हैं, इन लोगों को इतना पता नहीं है कि हमारे समाज की हालत क्या है, स्टेटस क्या है अभी है। तो मैं बोला भैया मेरे पास तो खुद में 10 रुपये रोज़ की वो मेरे पास जो पैसे मैं लाया था वो ख़त्म हो चुके हैं। मैं कांशीराम साहब को बोला साहब मैं टेलीफोन से ऐसे तो टेलीफोन लगवा, मैं बोला साहब मेरे पास अभी जो मैं लाया था मेरे बंदे तो आए नहीं है। बोला हूँ मैं की करा जितना मर्जी। मैं कह नहीं जी कुछ तो होना पड़ेगा, नहीं तो भागे हो मैं भी क्या। बोला नहीं भागना नहीं है, ऐसे मैदान छोड़ के थोड़ी भागेंगे, नसेंगा तू। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, 10 रुपये रोज़ दे तेरे खर्चा मिल जाएंगे। मैं एक गली में जा कर के ना ऐसे एक वो दाल जो है ना पीली दाल कुछ भी होती थी वो, उसमें तड़का फड़का कुछ नहीं, ऐसे वो नमक होता था उसमें तो ठीक है, और 2-4 चपाती जो खाना होता था 10 रुपये में, 2 रुपये में वो खा के आनी, 2 रुपये में मिलती थी तब, 2 रुपये में वो खा के आनी। सुबह चाय का एक कप पी लेना और शाम को वही 2 रुपये वो खर्चा कर करके उसमें बचा लेता था मैं। हुआ क्या वहाँ पर लोगों ने मेरा व्यवहार देखा, जो मार्केट के जो बनिए थे उन्होंने मेरे को खाने के लिए आमंत्रित किया। मेरी जो ये होती है ना ये गली में घुमाती है और ये तख्त पे बैठाती है ज़बान आपकी। मेरी बोली में इतनी मिठास थी, उन्होंने मेरे को इनवाइट किया। उन्होंने नहीं, वहाँ के नवाब थे, उन्होंने अपने महल में मेरे को वहाँ पे यहाँ रहते थे वहाँ बुलाया। बोला हम ऐसे ऐसे करते हैं। बोला मेरा कुछ नहीं है, मैं सब खाता है, मेरा सब चलता है। मैं बोला
मुझे किसी से कोई गुरेज नहीं है। क्या वहाँ के लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी, और जिस यहाँ से मैंने टेंट हाउस लिया था 10,000 शायद 8,000 में बात हुई थी, उन्होंने लास्ट में 2,000 मेरे को माफ़ किया। बनिया ने यस, आप मानोगे इस बात को? अच्छा, मेरे में आपके सामने हाँ कांशीराम साहब ने जी पार्टी के नेताओं को कभी डांटा है, या उन लोगों को जो जूते चप्पल की कहानी है ऐसी आपके सामने हुई? डांटते थे यस, ये गलतियाँ करते थे। ये कोई नाम याद है? मेरे को अभी उनके अभी वो माली खानदान से था, और एक ये पंजाब के थे एक दो, पालाराम करके, ऐसे उल्टे सीधे दूसरे चार लोग थे, ऐसा होते। हाँ पढ़ती, उसमें कोई नहीं, किसी की हिम्मत थी? वो बोल जाए ना कैसे बोलते थे, कोई नहीं बोल सकता था। नस मस्तक क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं, वो हिंदी मेरे को नहीं आती है। सरेंडर कर देते। हाँ सरेंडर करते थे। उनमें जादू था, उनकी नज़र में जादू था, जो देख लेता था ना उन्हीं का हो जाता था वो। मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे ये ऑपोजिशन वाले भी थे ना, उनके सामने नहीं बोलते थे, वो हंसी थी। जिस दिन वो पूरे हुए, मैं बोला हमारा बाप गया, हमारे बाप गए। एक दिन क्या हुआ, वहाँ जब इलेक्शन हो रही थी, 3 दिन के चावल पुराने नहीं तैयार बनाए हुए, अच्छा, लोग बोला सब खाने को कुछ है नहीं इधर, बोला तो ये क्या पड़ा हुआ है, टोकरी में थे वो बासी चावल। हाँ बासी चावल, वो कपड़ा दिया हुआ था उनके ऊपर, बोला ये क्या है, बोला ये सब चावल हैं 2-3 दिन के हैं। बोला लाओ लाओ, साइंटिस्ट था वो, कांशीराम साहब साइंटिस्ट थे भाई। उन्होंने बोला लाओ लाओ, उन्होंने देखा, खाया, ऐसे रख के खाया, बोला नहीं ये तो बहुत अच्छे है, खा गया वो, सारे खाने लग गए उसको, मैं भी खाने लग गया, मैंने भी खाया। फिर वो उनमें वो जादू था। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। उनके जैसा तो कोई, मुझे मुश्किल है, लग रहा है कोई मिलेगा हमारे समाज को। हम यहाँ जलंधर गए थे रैली करने के लिए, जलंधर में रैली हुई थी, हमारी बसें तोड़ी गई थी, यहाँ पर बंद की काल थी। ये छन्नी पड़ती है कठुआ के रोड में, वो छन्नी में, वहाँ हमारे ब्राह्मणवादियों ने हमारी गाड़ियों के ऊपर झंडे लगाए हुए थे ना, पत्थर मारे थे, 1-2 बंदे हमारे वहाँ जख्मी भी हो गए थे, और हम फिर भी जाने से भी नहीं हटे। हम जाके वहाँ जाकर के पूरी रैली निकाली, पूरी जलंधर में। फिर वो सर्किट हाउस में रुके हुए थे कांशीराम साहब, वहाँ बैठे, हम थोड़ी बातचीत हुई, दूसरे दिन वहाँ से फिर हम बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। फिर एक इंटरव्यू दोबारा करेंगे और बातें जानने की कोशिश करेंगे, बड़ी सारी बातें हैं। साथियों, आज जिस शख्स से हमने बात की है वो कांशीराम साहब के साथ रहे हुए हैं। उन्होंने वो खुलासे किए हैं, वो बातें बताई हैं जो साहिब कांशीराम साहब के साथ रह करके उन्होंने देखी हैं, जिनके वो आई विटनेस हैं, जो उनके सामने हुआ है। आप अंदाज़ा लगाइए कि वो शख्स साहिब कांशीराम, जिसकी देखने भर से लोग उनके मुरीद हो जाया करते थे, जिनके देखने भर से लोग उनके मुरीद हो जाया करते थे, जिनके भाषण के बाद लोग उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाया करते थे, वो साहिब कांशीराम जी हैं। आज इस शख्स को अफसोस है, आंखों में आंसू हैं, और इसलिए हैं कि वो शख्सियत बहुजन समाज के लिए जो ज़रूरी थी, आज बहुजन समाज अपने आप को अनाथ महसूस करता है उनके जाने के बाद। ये इनका मानना है।